हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा था कि किस तरह से 1857 में एक रिवॉल्यूशन हुआ और उसके कारण एक चिंगारी जगी इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए, या जो ये ब्रिटिश रूल था इसको खत्म करने के लिए। लेकिन ये एकदम से खत्म होने वाला तो था नहीं, क्योंकि इनके पास स्ट्रेटेजिकल पावर थी, डिप्लोमेटिकल पावर थी और इनके पास मिलिट्री भी थी। मिलिट्री जिसके जोर पर कुछ भी किया जा सकता था एज ए कंट्रोल लेवल पर, ठीक है ना। हाँ, लोगों का मन नहीं जीत सकते थे, वो बात है अलग। लेकिन अपने बात करेंगे कि लोगों को इससे पहले एक साथ आना जरूरी था। एक साथ आएंगे, कुछ कमेटीज बनाएंगे, यूनाइट होंगे, तभी तो वो ब्रिटिशर्स से मुकाबला करेंगे। तो ये सब कुछ हुआ एक खास सीक्वेंस में। कैसा सीक्वेंस था, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट्स की। अब बच्चों, एक बात आती है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो 20th सेंचुरी में आया था। अब क्या था ये? इससे पहले इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थी, मराठा थे, अवध था, बंगाल था, राजपूताना थे, है ना, मेवाड़, मारवाड़, जो भी। तो बच्चों, एक ना अपने देश की भावना हो, राष्ट्रवाद हो कि मैं इंडियन हूँ, है ना। हम इंडियन के लिए लड़ेंगे, कोई बाहर का अटैक करे तो हम एक साथ हैं। आपस में हमारी चाहे कितनी ना बनती हो, है ना। हमारे पंजाब के और आंध्र के लोगों में कितना भी डिसेंट हो, कितने भी डिसएग्रीमेंट्स हो, कितना भी हरियाणा और पंजाब में पानी को लेकर लड़ाई हो, कितना भी हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हो, लेकिन अगर कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम यूनाइट हैं। यही यूनिफिकेशन है नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। तो दूसरी बात है बच्चों, इंडिपेंडेंस। हम हमें इंडिपेंडेंट होना है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये नहीं कि अंग्रेज अगर इंडिया को छोड़कर चले जाए तो इंडिया इंडिपेंडेंट है, और यदि अंग्रेज यहाँ पर रहे तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सके। बच्चों, इंडिपेंडेंट की दुनिया भर में बहुत सी डेफिनेशन दी जाती है, लेकिन अगर जो सबसे ज्यादा जिसको अपने कहें कि मान्यता मिली हुई है तो वो है फ्री ऑफ थिंकिंग। फ्री ऑफ थिंकिंग है असल में इंडिपेंडेंट। फ्री ऑफ थिंकिंग। अब कैसे? बच्चों देखिए कि अगर हमें सोसाइटी में, हमारे देश में ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि हम अच्छे से किसी बात पर सोच सकें, उसके अच्छे और बुरे जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा कर सकें, ठीक है। और इसके बाद बच्चों हमें अच्छा माहौल मिला हो। अगर हमें किसी एक तरह की सोच में हम बड़े हुए हों, एक तरह की आइडियोलॉजी में बड़े हुए हों, तो हम उसी को सही मानेंगे, दूसरे को गलत मानेंगे। वो फ्री ऑफ थिंकिंग नहीं है। यदि गवर्नमेंट हमारे आर्टिकल्स पर, हमारे सोच पर या किसी एक तरीके से सोचने पर हमें प्रोहिबिटेड करे, हमें प्रतिबंधित करे, तो भी हम फ्री ऑफ थिंकिंग की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन नहीं दे रही, या हमारे पास इसके लिए अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, तो भी हम फ्री ऑफ थिंकिंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन हमें मिलेगी, अच्छी अपब्रिंगिंग हमें मिलेगी, अच्छे एनवायरनमेंट में हम रहेंगे, तभी हम फ्री ऑफ थिंकिंग कर सकेंगे। यानी कि फ्री ऑफ थिंकिंग सिर्फ जो ब्रिटिश रूल है वो ब्रिटिशर्स के हाथों से अगर इंडियंस के पास ट्रांसफर हो जाए तो वो इंडिपेंडेंस नहीं है। इंडिपेंडेंस है फ्री ऑफ थिंकिंग। तो बच्चों, शुरुआत में यही हुआ कि इंडिया के लोग थे वो मान रहे थे कि अगर ब्रिटिश यहाँ पर रहे, जैसे कि अकबर भी यहाँ पर रहा था, मुगल्स रहे, अलाउद्दीन खिलजी रहा, बाबर रहा, राणा सांगा रहा, बहुत से यहाँ के लोग भी और बाहर के लोग भी आकर यहाँ पर रहे। उनका मतलब क्या था कि यहाँ पर रहकर यहाँ के लोगों को एजुकेटेड करो, यहाँ पर एक सोसाइटी बनाओ, एक अच्छा स्टेट बनाए। ये नहीं था कि यहाँ से चीजें, यहाँ प्रोस्पेरिटी, यहाँ का पैसा लूट कर बाहर ले जाए। बिल्कुल ऐसा ही चाह रहे थे उस टाइम के इंडिया के टाइम के लोग, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ को लूट कर बाहर ले जा रहे थे। तो बच्चों, अगर अपने बात करें कि इन लोगों को कैसे पता लगा कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, तो इससे पहले सबसे पहले बात है कि जो इनकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसी थी, जो इकोनॉमिकल पॉलिसी ब्रिटिशर्स की, मेन
इकोनॉमिकल पॉलिसीज का मीन है कि उनका कुछ ऐसा मकसद था कि यहाँ की चीजों को, यहाँ के रिसोर्सेज को इंग्लैंड ले जाओ। यहाँ पर जबरदस्ती कुछ इस तरह की एग्रीकल्चर जो अपने कहते हैं ना वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर कराने लगे, जैसे जूट हो गया है ना, कपास जिसको अपने कहते हैं कॉटन, रुई, उस तरह की एग्रीकल्चर, उस तरह की कल्टीवेशन करवाने लगे जो कि इंग्लैंड के जो इंडस्ट्री थी उसको फायदा पहुंचा सके, उसके लिए एक रॉ मटेरियल हो। अब मार्केट क्या था इसके लिए? इंडिया, इंडिया कि वहां की चीजों को इंडिया के मार्केट में बेचते थे, इसको एक एज ए मार्केट यूज करने लगे। यहाँ का शोषण होने लगा, यहाँ के जो इंडस्ट्री थी, जो गांवों की इंडस्ट्री थी, जो गांव सेल्फ इंडिपेंडेंट थे, वो खत्म हो गए क्योंकि अब वो इस्तेमाल कर रहे थे बाहर की चीजों का। यहाँ की चीजों का क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री खत्म होगी। इंडस्ट्री खत्म क्यों हो गई? क्योंकि इंडस्ट्री के पास ना ही तो गवर्नमेंट सपोर्ट थी और ना ही यहाँ पर उनको रॉ मटेरियल मिल रहा था। रॉ मटेरियल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ तो वो जा रहा है इंग्लैंड में, यहाँ जो वो प्रोडक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। यहाँ के जो लोग थे उनको धक्के से उस तरह के कामों में लगाया गया जो कि इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल तैयार कर सके या उसको वहां बेच सके। अब इंग्लैंड में जो इंडस्ट्री थी, वहां से जो सामान बन रहा था वो सस्ता था क्योंकि उनके पास एक तो हमारा अच्छा रॉ मटेरियल, एक वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहां पर प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट सस्ती, वहां पर कुछ इस तरह के नियम बने थे, इस तरह के कुछ टैक्सेस थे कि वो चीजें इंडिया की चीजों की तुलना में उनके कंपैरेटिव सस्ती हो गई। तो इससे भारत की मार्केट क्रैश करके यहाँ के उद्योग धंधे, इंडस्ट्री बंद हो गई। बंद होगी तो इंडिया अब गरीब होने लगा, गरीबी से जूझने लगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने सिर्फ यहाँ पर रेलवे बनाई, बैंक बनाई, डाक यानी कि पोस्ट सेवाएं बनाई। क्यों बनाई? ताकि रेलवे से भारत के कोने कोने से जो सामान है वो इंडिया के कोस्ट पर पहुंच सके। कोस्ट यहाँ के सी पोर्ट है वहां पर पहुंच सके और सी पोर्ट से बड़े बड़े शिप्स यार्ड में भरकर ये सामान इंग्लैंड लेकर जा सके। यानी कि भारत को लूटने का अच्छे से बंदोबस्त कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। और बच्चों इस टाइम में लोग जो थे वो भी इकट्ठे होना शुरू हो गए, उनमें भी यूनिफिकेशन आया, वो भी इंटीग्रेटेड हुए, बिना किसी कास्ट के, बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना पंजाब राजस्थान किए, बिना किसी और अंतर के एक साथ आने लगे। इसके बाद बच्चों जो उस टाइम में यातायात था यानी कि ट्रांसपोर्टेशन थी वो भी आई, जैसे कि रेलवे आई, पोस्टल सेवाएं आई, जिससे कि कम्युनिकेशन और इधर उधर जाना ज्यादा आसान हो गया। अब बच्चों इससे एक और बात भी आई कि जो इंडिया के लोग थे वो भी इधर उधर जाएंगे, अपनी बातों को फैलाएंगे। इसके बाद लिटरेचर और प्रेस ये भी डेवलप करी। अब लिटरेचर, लोग अच्छा लिटरेचर लिखेंगे, अच्छे एस्पेक्ट उसमें बताएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। अब उन बातों को दूसरों तक फैलाना है तो प्रिंटिंग प्रेस है, बुक्स छपेंगी, लोग बुक्स पढ़ेंगे। अब आज के टाइम में हमारे पास फेसबुक के पेजेस हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, यूट्यूब टेलीग्राम के चैनल्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, जिससे हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास टेलीविजन है जिससे हम अपने जो विचार है, आइडियोलॉजी है, वो लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले तो बुक्स थी, वहां की मैगजीन ही, वहां की न्यूज़पेपर ही सब कुछ था। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में, अपने राइट्स के बारे में और अपने सिचुएशन के बारे में और ब्रिटिशर्स की जो गंदी सी गंदी पॉलिसीज थी उसके बारे में बताने लगे ये अखबार, ये बुक्स, ये मैगजीन्स और ये आर्टिकल्स। इसके बाद बच्चों भारत दुर्दशा, बैंगलोर में बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, इस तरह के बहुत से नेशनलिस्ट लिटरेरी वर्क करने वाले पोइट थे या राइटर्स थे जिन्होंने काम किया। अब कुछ उस टाइम में सोशल रिफॉर्म्स भी हुए, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इन्होंने बहुत से सोशल रिफॉर्म्स किए। उस टाइम के जो बुरी बुरी जो रिचुअल्स थे, बच्चों को मारना, छोटे छोटे बच्चों की शादी करना, है ना, और भी हम जानते हैं ना, सती प्रथा, इस तरह की चीजों को खत्म किया। और एक जो कास्टिज्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हम ब्राह्मण और शूद्र या क्षत्रिय और शूद्र या किसी अपर कास्ट या किसी लोअर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट और सो कॉल्ड लोअर कास्ट में किसी डिस्क्रिमिनेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। इंडियंस को उस रेल कोच में नहीं बैठने देते थे जहां पर ब्रिटिशर्स बैठे हैं। बहुत ही बुरा सलूक था इंडियंस के साथ।
ये इंडिया के लोगों को अब पता लगने लग गया था, इसके कारण वो अपने काम करने लगे। अब बच्चों इसके बाद अपने बात करेंगे कि जो एजुकेशन थी उसका बड़ा प्रभाव पड़ा, बड़ा इफेक्ट पड़ा कि जो मिडिल क्लास के लोग थे अब वो एजुकेटेड होना शुरू हो गए थे, वो पढ़ने लगे थे, वो अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे थे, जिससे उनको की बहुत ही सुविधा मिलने लगी थी। बच्चों क्या था कि उस टाइम में एक लॉर्ड लिटन थे, उनकी एक पॉलिसी आई थी कि उसमें जब इतना कुछ इंडियन न्यूज़पेपर में, इतने मैगजीन में छप रहा है, तो एलिजाबेथ महारानी, इंडिया की महारानी भी है, यहाँ की क्वीन है, तो उन्होंने इंडिया के न्यूज़पेपर्स को, यहाँ के आर्टिकल्स को, यहाँ की बुक्स को प्रोहिबिटेड कर दिया, उस पर बैन लगा दिया, उनको प्रतिबंधित कर दिया, ताकि इंडिया के लोग अपने विचारों से अपने भाई बहनों या अपने देश के लोगों को ना अवगत करवा सके। तो पूरा इंतजाम किया उन्होंने। अब इसमें एक एल्बर्ट बिल मामला भी आया, इसमें क्या था कि जो इंडिया के जज थे वो भी अब यूरोपियंस को फैसला या उस पर डिसीजन दे सकते थे, जैसा कि पहले यूरोपियंस इंडियंस को देते थे। अब ये बात यूरोपियंस के बर्दाश्त नहीं हुई, तो ये बिल पास नहीं हुआ। अब भाई यूरोपियंस तो इंडियंस को सजा दे सकते हैं, लेकिन इंडियंस यूरोपियन को पनिश नहीं कर सकते, तो ये तो भी बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन है, इसके कारण भी आवाजें उठने लगी। और इस टाइम में बहुत सारी सोसाइटी बनने लगी, बहुत सारी समितियां, बहुत सारे कमीशंस बनने लगे, जो कि लोगों को एक साथ लेकर आएंगे, लोगों के ग्रुप्स बनेंगे इंडियन लोगों के, ताकि वो लोग अपने राइट्स के बारे में जान सके, अच्छे और बुरे पर डिबेट कर सके, अच्छे कंक्लूजन पर पहुंच सके, जिसकी डिमांड वो ब्रिटिशर्स को कर सके, या ऐसा महसूस कर सके कि हमें किन चीजों की जरूरत है और उसके लिए क्या क्या के क्या से स्टेप हम उठा सकते हैं। बच्चों इसमें बहुत सारी जो एजेंसीज थी उस टाइम में बनी, जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना असेंबली, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन असेंबली, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको अपने आईएनसी या कांग्रेस भी कहते हैं, है ना बच्चों। अब इसके बाद अपने बात करेंगे 1885 और उस टाइम में बने हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशन। अब 1885 बच्चों उस टाइम में जो फाउंड हुई थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन ये एकदम से फाउंड नहीं हुई थी, इससे पहले कुछ इसके स्टेप्स थे, कुछ छोटी छोटी एजेंसीज थी, छोटी छोटी पार्टीज थी, छोटे छोटे ग्रुप्स थे, जो बाद में कंबाइन होकर किसी एक अच्छे मोटिव के लिए इंडिया को एक बेहतरीन रूल देने के लिए इकट्ठे आए थे। अब शुरू से बात करेंगे कि 19th सेंचुरी में जब सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुआ, लोगों के दिमाग से थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें आने लगी, है ना, तो लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता लगने लगा, तो वो एक साथ आए, तो लैंड होल्ड सोसाइटी आई उस टाइम में। लैंड होल्ड सोसाइटी जो कि जिम्मेदार जिसे अपने कहते हैं, लैंड होल्डर्स कहते हैं, उनके एक साथ आने से आई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने उनका भी काफी दमन किया था, उनका भी काफी एक्सप्लॉयटेशन किया था, शोषण किया था, तो भी उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, उनकी भी एक सोसाइटी बनी। इसके बाद बच्चों बात आई बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की, जिसको 20 अप्रैल 1943 में किया था कैलकाटा में, जॉर्ज थॉमस और इस तरह के लोग थे। फिर आई ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1851 में बनी थी, राधा कृष्ण देव इसके चेयरमैन थे और इसके सेक्रेटरी थे देवानंद ठाकुर, और ये भी इन्हीं लैंड जो लॉर्ड से होल्डर्स थे, इन्हीं का काम था। फिर बच्चों इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की सोसाइटी आई थी, एसोसिएशन आई थी, जिसमें व्योम चंद्र बनर्जी जो बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है ना, रमेश चंद्र दत्त थे, इस तरह के लोग आए। अब ईस्ट इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, ये बनी थी 1 दिसंबर 1866 और इसको बनाया था दादा भाई नेहरू जी ने। अब ये क्या था कि जो ब्रिटिश की जो लोग थे उनकी जो उनको कुछ बातें बताते थे इंडियंस के बारे में कि इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है, इंग्लैंड में बनी थी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो इंग्लैंड के लोग हैं, वहां की गवर्नमेंट है, वो इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी है उसको खींच कर ले जा रही है इंग्लैंड में, इस तरह की बातों को बताया। इन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अपनी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके बारे में बताया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक गोल्डन बर्ड था, किस तरह से, ठीक है, इस तरह से इन्होंने लिखी। और ये 3 बार जो कांग्रेस के चीफ रहे थे, ठीक है ना, इनको
ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी कि भारत के पितामह। अब पूना में एक बनी थी असेंबली, ठीक है बच्चों, वो भी काफी बेहतरीन थी। इंडियन लीग बनी थी 25 दिसंबर 1865 में कैलकाटा में। शिशिर कुमार घोष इसके चीफ बने थे, और इन्होंने एक अमृत बाजार नाम की एक मैगजीन निकाली थी, ठीक है। इन्होंने काफी सोशल पॉलिटिकली रिफॉर्म लोगों में लाना शुरू किया। अब इसके बाद इंडियन एसोसिएशन आया 26 जुलाई 1976 को। सुरेंद्र बनर्जी, आनंद मोहन, इन लोगों ने इसको शुरू किया था, ठीक है ना। अब इस टाइम में बच्चों क्या था कि हिंदू मुस्लिम इनमें काफी फ्रेंडली रिलेशन आने शुरू हो गए थे। अंग्रेजों को पसंद नहीं थी बात ये कि उनका काम था डिवाइड एंड रूल। इसके बाद में मद्रास महाजन असेंबली 16 मई 1884 में पी रंगीना नायडू, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे विगाचारी, ठीक है। इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे आनंद चारलू, और ये जो प्रेसिडेंटी बनी थी वो इसकी सेंट्रल असेंबली थी, ठीक है। सैयदुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह ने इसमें काफी रोल अच्छा प्ले किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी थी जो, वो बनी थी इस टाइम में 31 जनवरी 1885 बम्बई प्रेसिडेंसी, और इसके जो चीफ थे वो काशीनाथ, त्रिभंग तैलंग, फिरोज शाह, ये लोग थे, ठीक है। अब इसके बाद आई इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस से पहले थी, ठीक है ना। बंगाल, अहमदाबाद, मद्रास और नॉर्थ इंडिया यहाँ के लोग थे। 1883, 29, 40, 30 दिसंबर को बनी थी। राम तनु लोहित इसके जो चेयरमैन थे, और कैलकाटा में एल्बर्ट हॉल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था पहली बार। इन्होंने का एक मेन काम था कि जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस जो ICS है, उसमें एक दिक्कत आ गई थी। क्या दिक्कत आ गई थी कि एक तो उसको उसका जो प्रोग्राम किया जा रहा था, उसको जो आयोजन था उसका, वो था इंग्लैंड में, और दूसरी बात उसमें जो मैक्सिमम एज थी वो थी 21 ईयर्स पहले, और अब हो गई थी वो 19 ईयर्स मैक्सिमम। आज क्या है इंडिया में न्यूनतम यानी कि मिनिमम है 21, 21 और मैक्सिमम है 31, लेकिन उस टाइम में 19 हो गई। अब वो 19 ईयर्स मैक्सिमम एज वो कैसे बने कोई इंडियन, मुश्किल हो गई। ऊपर से इसका एग्जाम हो रहा है इंग्लैंड में, तो इन्होंने कहा एक तो ये भी इसको बढ़ाओ, और दूसरी बात इसका पेपर या इसका एग्जाम इंडिया में भी हो, इस तरह की कुछ डिमांड थी। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको अपने कहते हैं कांग्रेस आम भाषा में, INC। बच्चों ए और ह्यूम जो थे वो पूरे पूरे इंडिया को एक साथ लेकर आना चाहते थे, ताकि एक साथ आए और हम अपने नेशनलिज्म को बाहर निकालें, इसको उजागर करें। तो बच्चों ए ओ ह्यूम इन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के कुछ एजुकेटेड, कुछ ग्रेजुएट बच्चे थे, उनको लेटर लिखा कि आप आए और हम एक बेहतरीन काउंसिल और एक बेहतरीन कमेटी बनाने का काम करेंगे। तो 1 मार्च 1883 को ये लेटर लिखा था। इसके बाद मई 1885 में वायसरॉय डल्फिन के साथ मिले ए ओ ह्यूम, और ए ओ ह्यूम ने कहा कि हम बेहतरीन एक काउंसिल बनाएंगे जो कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, कि इंडियंस का भी एक एसोसिएशन होगा कांग्रेस नाम का, और आपका भी होगा, तो हम बेहतरीन तालमेल से काम करेंगे। तो वायसराय कहते भी, ठीक है, बनाओ, तो बना दी। तो बच्चों इसमें क्या था बच्चों, इंडियन नेशनल यूनियन नाम से एक कमेटी बनाई गई। ये थी, इसका पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, इसके बाद में इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। ये जो था ना कांग्रेस, नाम कांग्रेस आया था अमेरिका से, ठीक है ना। और इस अमेरिका के जो अमेरिका से जो नाम आया था, इसका जो मीन है वो है गैदरिंग ऑफ पीपल्स। शुरुआत में 72 इसमें लोग थे जो शामिल थे, रिप्रेजेंटेटिव बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रदेश, अवध, असम, यहाँ के लोग थे। और 28 जनवरी 1885 को ग्वालियर टैंक में ये बनी थी शुरुआत में, बम्बई में है ग्वालियर टैंक, ठीक है। और माफ कीजिए दिसंबर में बनी थी। ओके बच्चों,
तो इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट भी थे और लिबरल भी थे, हर तरह के लोग थे, जैसे कि दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ। ठीक है। और शुरुआत में इसमें जो लिबरल्स ही थे। अब इसके एम्स क्या थे, क्या इसके उद्देश्य थे? पहली बात तो कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, इंडियंस और ब्रिटिशर्स में। दूसरा, इंडिया के लोगों में अपने आप में फ्रेंडली रिलेशन हो, आपस में बनती हो, ये उनके अच्छे बुरे का ख्याल रखना हो, ये। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इंडिया की सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से पता लगे और इंडिया के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई जा सके। तो बच्चों, शुरुआत में जो कांग्रेस था उन्होंने ब्रिटिशर्स की मांग की, रॉयल कमीशन की, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते थे इंडिया के लिए। यानी कि जो लेजिस्लेशन थी उसमें इंडिया के जो लोग थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, उसके उनका नंबर इंक्रीज करना चाहते थे, उनको बेहतरीन तरीके से पोस्ट देना चाहते थे इसके लिए। ठीक है। उसके बाद जो सिविल सर्विस एग्जाम था, जो कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में हो रहा था, ये लोग चाह रहे थे कि ये एग्जाम अब इंडिया में भी हो। इसकी जो मैक्सिमम एज है उसको भी कम किया जाए, माफ कीजिए, ज्यादा किया जाए, मिनिमम एज को ज्यादा किया जाए। ठीक है, इस तरह। और जो इंडिया की जो आर्मी है उसकी जो खर्चा है वो भी कम करो भाई, क्योंकि इंडिया के लोग परेशान हो रहे हैं, उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। ठीक है ना, इस तरह की कई पॉलिसीज थी। अब शुरुआत में ए.ओ. ह्यूम इसके बने प्रेसिडेंट और बाद में ए.ओ. ह्यूम इसके जनरल सेक्रेटरी बन गए। शुरुआत में जो ए.ओ. ह्यूम थे, इन्होंने जो इंग्लैंड की क्वीन थी उसकी बड़ी तारीफ की, बड़ी प्रेस की। ठीक है ना। और जो उस टाइम का जो पढ़ा लिखा एक तबका था, सोसाइटी थी, उसको शांत करने में भी इन्होंने अच्छा रोल किया। उसको एक सॉफ्टी वॉल्व का काम किया ए.ओ. ह्यूम ने और कांग्रेस ने। ठीक है। अब बच्चों, उसके बाद क्या था कि 1887 में मद्रास में थर्ड इसका सेशन हुआ, उसमें चेयरमैन बने बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 मद्रास थर्ड था सेशन, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम थे जो इसके चेयरमैन बने थे कांग्रेस के। इसके बाद बच्चों और भी कॉन्फ्रेंसेस होती रही। 1889 में पहले यूरोपियंस थे, उनका नाम था 1888 में जॉर्ज मूल, जो कि इनके पहले प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद बच्चों इसके बाद 1885 और 1907 में उदारवाद युग आया, यानी कि लिबरल टाइम आया। तो जो लिबरल, इसका मतलब है कि जो हर पक्ष को साथ में लेकर चले, है ना, उससे अपने लिबरल कह देते हैं। जो हर प्रकार की थिंकिंग अपने पास रखता हो उससे हम लिबरल कह देते हैं। तो जो क्या हुआ कि उस टाइम में काफी बेहतरीन टाइम था, उसमें लोगों में जन जागृति बढ़ने लगी, लोग अपने बातों को मानने भी लगे। 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक का टाइम था। 1885 यानी कि जब आईएनसी बनी, और ये जब बंगाल का डिवाइडेशन हुआ। इस 20 ईयर्स की अपने बात करेंगे, क्या इसमें कुछ हुआ। तो बच्चों, इंडिया के लोग अपनी बातों को मनवा रहे थे, दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, इस तरह के कुछ लोग थे। तो बच्चों, 1892 में एक नया ब्रिटिश एक्ट लेके आए, 1892 का एक्ट। जैसे ना अपने कानून मान लीजिए, कोई लॉ मान लीजिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरह से कुछ मिलती जुलती चीज एक लेकर आए 1892 में ब्रिटिशर्स, इंडिया के रूल को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तो बच्चों, क्या था कि इसमें जो प्रांत थे, जो स्टेट थे, उनको कुछ राइट्स दिए गए। ठीक है ना, वहां से काउंसलिंग होने लगी, वहां से लोग चुनकर आने लगे। ठीक है ना, वो लेकिन इसमें ना जो वहां के लोग थे, उन जो चुनकर आए थे, उनको जो बजट था, जो पैसे साल में खर्च होने वाले थे, उनको कैसा हो उस पर डिबेट करने के राइट्स थे, लेकिन कुछ ज्यादा वोटिंग करने के राइट्स नहीं थे। इससे जो इंडियंस थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, और इस जो 1892 का एक्ट है इससे ज्यादा तो मानते भी नहीं थे। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा और मांगे आने लगी। तो शुरुआत में तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कांग्रेस के प्रति ठीक थी, लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस तो भी कुछ ना कुछ रोज ही मांगती है, कोई ना कोई नई व्याधि खड़ी कर देती है, तो उन्होंने महसूस किया कि ये तो भी दिक्कत कर सकती है हमारे। तो उन्होंने 1886 में वायसराय ने कहा, डफी ने,
शुरुआत में डरफिन जो थे वायसराय, जिनकी अनुमति से कांग्रेस बनी थी, उन्होंने 1886 में कांग्रेस के लोगों को वेलकम किया अपने यहाँ पर, और 1888 में ये बिल्कुल बदल गए। ये कहने लगे कि जो कांग्रेस है वो इंडिया के बहुत ही थोड़े से लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, इतने बड़े इंडिया का ये कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यानी कि बात बदलने लगी। अब 1900 में जो लॉर्ड कर्जन था, उसको लगने लगा था कि अब कांग्रेस खत्म हो जाएगी और उसको खत्म करने में उसका भी रोल रहेगा, तो खुश हो रहा था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसके बारे में अभी अपनी बात करेंगे, याद रखना। तो अब इसके बाद बच्चों आएगा बंगाल का डिवाइडेशन।